दोस्तों नमस्कार। मैं विपिन मिश्रा आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म श्री पीसीएस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज फिर हम करंट अफेयर्स की जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी सीरीज़ है उसमें एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही उम्दा है, बहुत ही बेहतरीन है और इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए और साथ ही साथ मेंस परीक्षा के लिए। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो जितना पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही आरओ के लिए भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर से आज हमारा टॉपिक है, हमने जो लिया है आपके लिए। और वो उसमें प्रश्न इधर पीसीएस में भी पूछे जाते हैं और आरओ में एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसमें उत्तर प्रदेश की जो खासकर एग्रीकल्चर के विभिन्न जो योजनाएं हैं उससे जुड़ी, उसमें कैसी परफॉर्मेंस रही है, उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर की क्या स्थिति है, जिससे जुड़े एक नहीं 3-4 प्रश्न मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर हो जाएंगे, आपको जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर विशेष रूप से। जो अपना टॉपिक है तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें हैं आपके लिए मैंने जो है तैयार की हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। तो देखते हैं हमारा जो टॉपिक है इसमें उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र को लेकर के आज का जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे पहले कृषि विकास के रेफरेंस में कि भाई कृषि विकास के रेफरेंस में जब बात करेंगे तो कृषि विकास दर की बात की जाती है। 2016-17 में उत्तर प्रदेश की जो कृषि विकास दर थी वो क्या थी? 8.5%। 16-17 में कितनी थी? 8.5%। और यही कृषि विकास दर 2025-26 में हो गई आपकी 18%। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। हो सकता है कम्पिटिटिव भी पूछ ले या नहीं भी पूछेगा। तो अभी कृषि की विकास दर कितनी है 25-26 में? 18%। इसी के साथ में ही कृषि से जुड़ी जो एक अलग डायमेंशन है वो ये है कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का जीवीए कितना था 2016-17 में? 2 लाख करोड़ का था। जो 2024-25 में 4.37 लाख करोड़ का हो गया। इम्पोर्टेंट है। अगर देखा जाए कुल मिलाकर के तो 2016 और 17 से लेकर के 24-5 के बीच अगर कृषि संबद्ध क्षेत्र की जीवीए की ग्रोथ देखी जाए तो बहुत बेहतरीन ग्रोथ देखी गई है। वो है कितनी? 118.5% ग्रोथ है। हो सकता है ये डाटा आपसे पूछ ले, आप इम्पोर्टेंट डाटा है, आप याद रखेंगे। इसी के साथ ही अगला जो डायमेंशन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश सरकार में जो 2017 में योगी जी जब मुख्यमंत्री बन के आते हैं तो उन्होंने कृषि ऋण माफ़ी की योजना लाई थी, जिसके अंतर्गत किसानों के ऋण माफ़ किए गए थे। तो इससे अभी तक जो डाटा रहा है लगभग 86 लाख जो फार्मर्स हैं वो उनको बेनिफिट मिला है या बेनिफिशरी हैं इस किसान ऋण माफ़ी योजना के। इसी तरह आगे हम बात करेंगे पीएम किसान की। बहुत एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर देखा जाए एनडीए गवर्नमेंट की गेम चेंजर जो स्कीम है वो पीएम किसान सम्मान निधि है। पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में पहले हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति, बाद में हम इसके डिटेल और चर्चा करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की अब तक जो 23 किस्तें दी जा चुकी हैं, उत्तर प्रदेश के किसानों को लगभग इतना पैसा दिया जा चुका है, ये आपसे डाटा नहीं पूछेगा। लेकिन आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट करंट इकोनॉमी या करंट एग्रीकल्चर डाटा ये है कि यूपी की हिस्सेदारी इसमें
23.05% है। ये बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है कि पीएम किसान सम्मान निधि जितनी पूरे देश के किसानों को मिलती है, उसमें यूपी के जो किसान हैं या यूपी का जो पार्ट है वो लगभग 23.05% है। इसको आप याद रखेंगे। इसी के साथ हम देख लेंगे पीएम किसान निधि की जब चर्चा कर रहे हैं, चूँकि ये योजना है तो योजना है उत्तर प्रदेश का एक तरीके से पसंदीदा टॉपिक रहता है। उसमें से हर प्रीलिम परीक्षा में हो चाहे मेंस परीक्षा में हो, 4-5 योजनाओं से जुड़े प्रश्न रहते ही हैं, यूपी में भी और यूपीएससी में भी। तो इस वजह से चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो या और भी परीक्षाएं, तो योजनाओं से जुड़े प्रश्न रहते हैं। तो योजनाओं के कुछ बेसिक पॉइंट्स हम देखते चलेंगे। पीएम किसान योजना, इसी को जो है पीएम किसान सम्मान निधि भी बोलते हैं। यह योजना आपकी 2018 में शुरू की गई और यह एक तरीके से पूरी तरीके से वो एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें किसानों को 6,000 रुपये एक वर्ष में दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत 2-2 हज़ार की 3 किस्तें उनको 4-4 महीने के अंतर पर दी जाती हैं इसके अंतर्गत। अब इसकी जो पात्रता है, पहले था कि भाई कुछ किसान इसके लिए पात्र थे, लेकिन सरकार ने देखा कि इसका लाभ हर किसान को मिलना चाहिए, अतः इसकी पात्रता प्रत्येक भूधारक किसान इसका लाभ ले रहा है। इसमें लाभार्थी की जो पहचान की बात रहती है कि कौन लाभार्थी है उस योजना के अंतर्गत और कौन नहीं, तो इसकी जो जिम्मेदारी रहती है वो स्टेट गवर्नमेंट की रहती है। बात समझ में आ गई होगी पीएम किसान से रिलेटेड जो चीज़ें थी। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ये पीएम किसान सम्मान निधि के रेफरेंस में कुछ डाटा है, उत्तर प्रदेश सरकार का ही डाटा है, मैंने यहाँ आपके लिए जो है दे दिया है, इसको आप देख लेंगे कि 2.6 करोड़ प्लस फार्मर्स इससे इनको इसका लाभ मिला है। अब हम बात करेंगे एक अगली योजना की, कृषि बीमा के रेफरेंस में। चूंकि जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो सीधी सी बात भैया, एग्रीकल्चर तभी एक तरीके से किसानों की सुरक्षा हो सकेगी जब उनका एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स हैं उनका एक तरीके से इंश्योरेंस हो। क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज वगैरह का इफेक्ट है या फिर ऐसे जो चेंजेस आते हैं तो उससे या और ऐसी आपदाएं आ जाती हैं जिससे किसानों की फसलें बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पीएम फसल बीमा योजना लाई गई थी। पीएम फसल बीमा योजना, पहले हम यूपी की स्थिति देख लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। अगर हम देखें 2017-18 से 2025-26 के बीच का एक एनालिसिस, डाटा एनालिसिस है। उस डाटा एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसका जो लाभ मिला वो लगभग 352 लाख किसान को मिला और इतने करोड़ की क्षतिपूर्ति की गई। ये डाटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसको ये मेंस में अगर आप चाहें इसको डाल लेंगे, मेंस में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आप अगर किसी भी एग्रीकल्चरल टॉपिक पर लिख रहे हैं या फिर ऐसे में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रीलिम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, डाटा रटने की अनावश्यक ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि मुझे मालूम है कि प्रश्न कैसे पूछे आते हैं और कहाँ से पूछे आते हैं, तो मैं बताता चलूँगा साथ साथ में कि कहाँ पर आपको फोकस करना है, कहाँ पर नहीं करना है, कौन डाटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा बहुत ज़्यादा रिलीवेंट नहीं है। अब चूँकि हम बात कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि भाई हम जब बात करेंगे किसी भी योजना की तो हम उसका कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं उसको भी देखेंगे। पीएम किसान फसल बीमा योजना की बात कर रहे हैं तो पीएम फसल बीमा योजना जो है, पीएम फसल बीमा योजना जो है वो आपकी लाई गई थी कब, 2013 सॉरी 2016 में लाई गई थी। तो 2016 की ये योजना है। कब आई थी? 2016 में आई थी। अब इस योजना के अंतर्गत जैसा कि आप जानते होंगे, इस योजना के अंतर्गत जो कृषि फसलें हैं उनको 3 आधार पर डिवाइड किया गया था। एक तो जो है खरीफ की फसलें हैं, खरीफ की फसलें इनके लिए 2% का प्रीमियम रखा गया। रबी की जो फसलें हैं उनके लिए 1.5% का प्रीमियम रखा गया और जो बागानी फसलें हैं
जो बागानी फसलें हैं या वाणिज्यिक फसलें जिसको कह सकते हैं कॉमर्शियल क्रॉप्स, इनके लिए 5% प्रीमियम की दर रखी गई। यह जो है कृषि बीमा योजना थी। अब इसके बारे में आपने जान लिया। इसी के साथ हम इसी के साथ सॉरी थोड़ा लेट हो गया। इसी के साथ अब हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो आपका कब आया था, जैसा कि आप जानते होंगे। अब इस पर चर्चा करेंगे। पहले बेसिक चीज़ जान लीजिए यूपी से रिलेटेड कि 2025-26 में जो केसीसी है, केसीसी 2025-26 में अगर देखा जाए तो फसली ऋण उसके अंतर्गत इतना दिया गया। ये डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये भी जो है बहुत रटना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक जो है 26-27 में बढ़ करके ये डाटा लगभग 85,000 करोड़ के लगभग है। अप्रोक्सीमेटली आप इतना याद रखिएगा। अब इसके बेसिक्स को समझाते हैं। जो केसीसी है ये 1998 में लाया गया। उस समय एक समिति बनी थी, आरवी गुप्ता समिति। याद रखिएगा, प्रश्न कभी कभार हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो आरवी गुप्ता समिति जो थी, इस समिति की सिफारिश के आधार पर भाई किसानों को केसीसी को किसानों को जो है एक तरीके से लोन मिल सके, ऋण मिल सके। तो इस वजह से समिति ने सिफारिश की थी कि भाई ऐसा एक कार्ड आप इशू करिए। तभी 98 में ये प्रोग्राम लाया गया। और इस प्रोग्राम की जो नोडल एजेंसी है, जैसा कि आप जानते हैं, नोडल एजेंसी कौन है इसकी? नोडल एजेंसी इसकी नाबार्ड है। इसकी नाबार्ड जो है वो नोडल एजेंसी है। बात समझ में आ गई। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट है ये आपका अगला पॉइंट कि पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत देखा जाए, उत्तर प्रदेश में अगर सोलर पंप की बात की जाए तो लगभग उत्तर प्रदेश में 91,000 सोलर पंप स्थापित किए। एक ओवरऑल डाटा माइंड में रखिएगा, हो सकता है पूछ ले, क्योंकि ये भी बहुत हाईलाइटेड स्कीम रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और उत्तर प्रदेश में इस पर काम काफ़ी हो रहा है, चूँकि यूपी एक एग्रीकल्चरल स्टेट है। अब पीएम कुसुम योजना के बारे में ये एक बेसिक डाटा था, हमने देख लिया। अब इसके साथ में ही हम यहाँ पर और देखेंगे कि जो ये योजना थी पीएम कुसुम योजना, उसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारियाँ ले लेंगे। पीएम कुसुम योजना जो थी ये आपकी 2019 में लाई गई थी। कब लाई गई थी? 2019 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि किसानों को ऊर्जा सुरक्षा मुहैया कराई जाए और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जाए। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए पीएम किसान के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत 3 घटक कह सकते हैं, इसके कंपोनेंट कह सकते हैं, पार्ट कह सकते हैं, 3 हैं, ए, बी, सी। ये आपको जो है ध्यान रखने होंगे। हो सकता है डीप में अगर कभी योजना मान लीजिए इस यहाँ से नहीं पूछा, डायरेक्ट करंट नहीं पूछा, स्टैटिक सेक्शन में योजना में ही पूछ लिया कि भाई 3 घटकों में कौन सा घटक नहीं है, या 3 घटकों को दे दिया, या उनमें से एक घटक दे दिया कि किस योजना के अंतर्गत, जैसे भी घुमा के चाहे वो पूछ सकता है। तो इसका बेसिक आप जानते चलिए। तो ये जो योजना है इसके बारे में आप देख लीजिए कि जो घटक ए है इसके अंतर्गत 2 मेगावाट तक के जो छोटे वाले सोलर ऊर्जा संयंत्र हैं वो लगाए जाते हैं। 2 मेगावाट तक के, याद रखिएगा ये 2 मेगावाट। ओके, आगे हम इसका देखेंगे। जो सेकंड सेगमेंट है या सेकंड कंपोनेंट है वो ये है कि जो व्यक्तिगत स्तर पर अगर कोई पर्सनली भी चाहे किसान, तो वो सौर पंप लगवा सकता है। इसके अंतर्गत जो क्या होगा कि ऐसी जो पंप होंगी वो किसानों को इसके लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। वो फिर और आज ज़्यादा डिटेल होगा, लेकिन आप बेसिक अभी जान लीजिए कि व्यक्तिगत स्तर पर भी अगर कोई किसान चाहे तो कृषि सौर पंप लगवा सकता है अपने जो भी ज़मीन है, बंजर ज़मीन आदि ऐसी ज़मीनें हैं उन जगहों पर। इसके साथ में ही इसका सी वाला कंपोनेंट है। इसके अंतर्गत जो मौजूदा जो ग्रिड से जुड़े हुए पंप हैं,
जो पंप ऐसे जो सोलर पंप हैं जो ग्रिड से जुड़े हुए हैं, जिनकी लाइन बिजली कनेक्शन जो है ग्रिड से जुड़ा हुआ है, उन कनेक्शंस का एक तरीके से सौरीकरण है, यानी उन सोलरिफिकेशन उनका किया जाएगा कि उनका सौर ऊर्जा से उनको जोड़ा जाएगा और ग्रिड वाली जो एनर्जी है उसको हटाई जाएगी, वहाँ से कट की जाएगी। ये है इसका तीसरा घटक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। क्लियर? अब इसी के साथ में हमने यहाँ पर जो है कुछ कुछ आपके लिए और डाटा दे दिया है कि भाई पीएम किसान सम्मान निधि के बारे पीएम किसान के बारे में हमने बात की, हमने केसीसी की, पीएम फसल योजना के बारे में हमने बात की, ई नैम की है, सॉइल हेल्थ से रिलेटेड डाटा, ये सब पूरा डाटा इसमें दिया हुआ है कि भाई 2 ईयर में कितना है। उसके बाद ई नैम के माध्यम से आप जानते हैं जैसा कि ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एग्रीकल्चरल जो क्रॉप्स हैं उनकी प्राइस वगैरह का शो करता है। तो ये आपके लिए रिलेटेड डाटा है, इसको आप देख लेंगे। आगे हम बात करेंगे कृषि खरीद एवं डीबीटी की। कृषि खरीद और डीबीटी के सेंस में हम देखेंगे 2017-18 में से अब तक लगभग 51.7 लाख प्लस किसानों के माध्यम से, अब ये डाटा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, गेहूं की खरीद की गई। 51.7 लाख किसानों के माध्यम से गेहूं खरीद की गई और डीबीटी के माध्यम से 48 घंटे के अंतर भुगतान का गवर्नमेंट दावा करती है कि भाई जैसे ही आप गवर्नमेंट आप अपना मंडी पर आड़त पर अपना ले जाएंगे अपनी फसल, अपना जो अनाज है उसके जो तोलने के बाद उसको 48 आवर्स में पेमेंट आ जाता है। हालांकि पेमेंट आप प्रैक्टिकली आप देखते हैं वो लेट हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट का जो इंस्ट्रक्शंस है आड़त वगैरह पर, तो वो ये है कि भाई 48 आवर्स में आ जाना चाहिए। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कृषि संकल्प अभियान। इसके बारे में जान लीजिए कि इस कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत 2025 में पहली बार कृषि संकल्प अभियान जो है चालू किया गया। ये 29 मई से 12 जून 2025 की अवधि के बीच थी। इसके अंतर्गत यूपी के लगभग 14,000 गाँवों में अभियान चलाया गया, इसमें किसानों से सीधा संवाद किया गया और इसका उद्देश्य है लैब टू लैंड तक कृषि वैज्ञानिकों की पहुंच। ये कुल मिलाकर के था, लेकिन इसके बारे में और कुछ बेसिक चीज़ें हम जानते चलेंगे, चूँकि ये अभी हाल का ही है, 2025 में शुरू किया गया। हमने यहाँ पर देखा ये दरअसल जो अभियान है, इस अभियान के अंतर्गत क्या किया गया, इस अभियान के अंतर्गत जो पूरे देश के एक तरीके से लगभग 723 डिस्ट्रिक्ट्स में के लगभग 1.3 करोड़ फार्मर्स को टारगेट किया गया कि इन किसानों तक हमको सीधे जो है इस अभियान को पहुंचाना है, जोड़ना है इन किसानों को। अब ये किसान बेसिकली अगर कहा जाए, ये जो अभियान है बेसिकली अगर देखा जाए तो आपको जो सतत कृषि है, सतत कृषि उसको बढ़ावा देना। अब सतत कृषि को बढ़ावा कैसे देंगे? हम कृषि के साथ साथ में टेक्नोलॉजी को जोड़ेंगे, जिससे टेक्नोलॉजी के माध्यम से जैसे भाई आपको जो है वैज्ञानिक परीक्षण करना है अनाजों का, मृदा का सॉइल परीक्षण करना है, कुल मिलाकर के जो कृषि वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उनका प्रयोग करके एक तरीके से सतत कृषि को प्रमोट करना इस अभियान का मूल उद्देश्य है। ये हमने देख लिया और इसके अंतर्गत अगर देखा जाए वही जैसा कि अभी हमने बात की आपको कि लैब टू लैंड विज़न पर विशेष रूप से काम कर रही है, क्योंकि भाई जो लैंड में जैसा मैंने बताया जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वगैरह वाला जो सेगमेंट है वो इस योजना से जुड़ करके काम करेगा। ये कृषि संकल्प अभियान है और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसकी जो शुरुआत की गई वो पूरी उड़ीसा से की गई, जगन्नाथपुरी पूरी उड़ीसा से की गई। ये याद रखिएगा डाटा, कब शुरू किया गया, कहाँ से शुरू किया गया और इसका उद्देश्य क्या था। इसी क्रम में और आगे हम बढ़ते हैं,
तो अगर देखा जाए कि कृषि यूपी की कृषि योग्य भूमि एवं खाद्यान्न के संदर्भ में, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं देश की कुल कृषि योग्य भूमि में यूपी की हिस्सेदारी लगभग 11%। इंपॉर्टेंट डाटा है, एकदम इसको ध्यान रखेंगे। खाद्यान्न उत्पादन की बात करेंगे तो यूपी का जो योगदान है अब 22% हो गया। पहले 5-6 साल का अगर हम पुराना डाटा देखते हैं तो 20% लगभग था कि भाई कभी कभी प्रश्न आ भी जाता था। प्रीवियस ईयर आप देखेंगे तो उसमें प्रश्न आ जाता था कि यूपी में का कितना है, तो 5वां हिस्सा जो है पूरे देश का के खाद्यान्न का यूपी प्रोड्यूस करता है। अब ये 20% से बढ़ करके 22% हो चुका है, चूँकि यूपी में एग्रीकल्चर में और ज़्यादा ग्रोथ किया है। इसी के साथ में ही एक और है प्रमाणित बीज के रेफरेंस में। अगर देखा जाए 2017 से 18 से लेकर के 25-26 तक, अब तक देखा जाए लगभग 569 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज यहाँ पर वितरित किए गए। ये डाटा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ध्यान रखने फिर की क्या ज़रूरत है यहाँ पर आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, इसको आप लोग बताएंगे अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में, कि बीज कितने प्रकार के होते हैं। और मैं एक बेसिक हिंट दे रहा हूँ, आप उसको जो है डिटेल से जो है एक दो बताएंगे उनके कौन कौन से बीज कैसे होते हैं, किस स्टेप के हैं, फर्स्ट स्टेज के कौन से, सेकंड के थर्ड के कौन से। तो पहला बीज होता है आपका, एक जो होता है ब्रीडर बीज, जिसको ब्रीडर सीड होता है, जिसको प्रजनक बीज भी बोलते हैं। दूसरा फंडामेंटल सीड होता है जिसको आधारभूत बीज भी बोलते हैं। तीसरा आपका जो होता है प्रमाणिक बीज, ठीक है, प्रमाणिक बीज जिसको सर्टिफाइड बीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बीजों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। अब देखेंगे और कुछ चीज़ें यूपी में, खासकर कृषि उत्पादन के रेफरेंस में यूपी की स्थिति। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप देखते चलेंगे कि देखा जाए अगर तो यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन में गन्ना, चीनी, आम, दुग्ध, आलू उत्पादन में यूपी नंबर 1 पे है, ठीक है। इससे रिलेटेड और डाटा यहाँ पर दिया है, आप देख लेंगे। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड वितरण में प्रथम है, कुसुम योजना का डाटा दिया हुआ है, पीएम फसल योजना का डाटा दिया हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर पूरा डाटा आपको जो है दिया है, गवर्नमेंट साइट से मैंने ये आपके लिए डाटा कलेक्ट किया है, आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये, इससे प्रश्न ये मान के चलिए हर हालत में 1 या 2 प्रश्न आना ही है, इसको आप याद रखिएगा। क्या है कि उत्तर प्रदेश निम्न में से शीर्ष या अग्रणी स्थान है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश 1 पर है। चीनी उत्पादन में कुछ समय पहले गन्ना उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश, मुझे लगा 1 साल पहले की बात है, 2025 का डाटा है, तो उसमें गन्ना उत्पादन में तो यूपी 1 पे था, लेकिन चीनी में महाराष्ट्र नंबर 1 पर था। लेकिन 2025 में महाराष्ट्र को यूपी ने बीट किया और अब उत्तर प्रदेश कुल मिलाकर के चीनी और गन्ना उत्पादन में नंबर 1 पे आ गया है। जो टोटल गन्ना का प्रोडक्शन होता है उसका 45% नियर अबाउट वो यूपी में होता है, इसलिए यूपी गन्ना उत्पादन में नंबर 1 पे है। इसी के साथ में टोटल खाद्यान्न उत्पादन में आप जानते हैं जैसा कि लगभग 21-22% है। आम उत्पादन में नंबर 1 पर है, दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर, आलू में नंबर 1 पर, मटर में, मेंथा जिसको पिपरमिंट भी बोलते हैं, जिन लोगों में जैसे सेंट्रल यूपी वगैरह में या वेस्टर्न यूपी में पिपरमिंट की खेती होती है तो उसको मेंथा बोलते हैं। शहद में भी है, एथेनॉल में है। सब्जियों के उत्पादन का भी डाटा आप देखेंगे, 2 साल पहले सब्जियों के उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पर था, पश्चिम बंगाल, और जबकि उत्तर प्रदेश ने अब इसका स्थान ले लिया। मशरूम उत्पादन में, इस पर तो हमने एक वीडियो ही बनाया है, अभी जो है 51,000 क्विंटल मशरूम उत्पादन के साथ में उत्तर प्रदेश पहले 1 स्थान पर आ गया। इससे पहले का जो 2022 में बिहार मशरूम उत्पादन में नंबर 1 पर था, और अब क्या हो गया, अब जो है यूपी आ गया है। दुग्ध उत्पादन में देखा जाए, दुग्ध उत्पादन में
2024 और 25 का डाटा है। इसमें 38 मिलियन टन दूध जो है उत्पादित होता है यूपी में। अगर देखा जाए देश के कुल दुग्ध उत्पादन का यूपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 16% के लगभग है। बात समझ में आई। मशरूम उत्पादन में अभी मैंने बताया कि 2024-25 में बिहार को बीट करते हुए यूपी ने फर्स्ट स्थान हासिल कर लिया है। मशरूम के उत्पादन में लगभग 51,000 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ है। अगर देखा जाए कुल तो ये 13% मशरूम उत्पादन में उत्तर प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये आपका। और ये चूंकि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने के कुछ ऐसे एग्रीकल्चरल एक सम्मेलन हुआ था, उसी के रेफरेंस में यह सब डाटा दिया गया है। ये सब गवर्नमेंट साइट से जो लिया गया डाटा, ठीक है। गन्ना या चीनी उत्पादन में अभी हमने बताया आपको जो है गन्ना चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो है आप देखेंगे चीनी मिलें कितनी है, 122। ये डाटा याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 122 चीनी मिलें वर्तमान में है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया गन्ने का अब जो मूल्य हो गया, ये डाटा भी याद रखिएगा, 400 रुपये प्रति कुंतल। एक बार जो है यूपी पीसीएस में, शायद पीसीएस वाले आरओ में एग्जाम में पूछा जो जा चुका है, गन्ने का जो प्राइस है वो कितना है प्रति कुंतल। तो 2017 में 300 रुपये प्रति कुंतल था, अब इस समय 400 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से है। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। एथेनॉल प्रोडक्शन में अगर देखा जाए 2017 में यूपी में एथेनॉल का प्रोडक्शन होता था 42 करोड़ लीटर, और अगर करंट कंडीशन में देखा जाए 188 करोड़ लीटर प्रोडक्शन एथेनॉल का होता है। एथेनॉल प्रोडक्शन में भी यूपी नंबर 1 पर है। हमने बायो एनर्जी वाला जो अपनी पिछली क्लास की थी उसमें हमने एथेनॉल के बारे में पूरा डिटेल से जो है एथेनॉल ब्रांडिंग, उसका प्रोग्राम कब लाया गया, क्या टारगेट था 2030 तक कंप्लीट करना था, या पूरा डिटेल मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप लोग उसको देख लेंगे। अब अगर देखा जाए भविष्य की कृषि अवसंरचना के संदर्भ में, तो लखनऊ के जो अटरिया है, लखनऊ के पास में अटारी, वहाँ पर चौधरी चरण सिंह की स्मृति में एक जो है सीड पार्क बनाया जा रहा है। अटरिया जो लोग उधर के क्षेत्र के हैं वो अटरिया बोलते हैं, इटौंजा के आगे पड़ता है, लखनऊ से 40 किलोमीटर के लगभग दूर है। वहाँ पर एक जो है सीड पार्क बनाया जा रहा है। बाराबंकी में एक टिश्यू कल्चर लैब बनाई जा रही है। पीलीभीत के टांडा बीजेसी में बासमती बीज उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। ये एक तरीके से एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, यहाँ पर जो भी उससे रिलेटेड डाटा था वो हमने आपको प्रोवाइड करा दिया। अब ये समझ गए होंगे, ये आपका यहाँ पर जो है और भी डाटा है उत्तर प्रदेश सरकार का से रिलेटेड कि उत्तर प्रदेश जो है गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 पर है, गन्ना में है, एथेनॉल में नंबर 1 पर। ये सब हम ऊपर बता चुके हैं आपका। अब हम एक दूसरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ में आपसे जुड़ रहे हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, जो अभी हाल ही में मनाया गया। तो केंद्र सरकार के साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस प्रोग्राम का आयोजन किया। तो इस प्रोग्राम के से जुड़े कुछ प्रश्न हैं, कुछ यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो डाटा दिया गया उसको हमने यहाँ पर शामिल किया, और उसके माध्यम से एक तरीके से जो बेसिक चीज़ें थी वो हम आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि कुछ पहले बेसिक चीज़ें जान लीजिए कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया कब जाता है। ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। अभी 7 अगस्त बीती है, उसी दिन एक प्रोग्राम हुआ था लखनऊ में, जिसमें इस प्रोग्राम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया गया। अब इसके बारे में पहले जान लीजिए आखिर ये 7 अगस्त क्या है, क्यों भाई 7 अगस्त मनाया गया, और भी तो डेट हो सकती थी। दरअसल आपको याद होगा, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, 7 अगस्त वो दिन है जब 7 अगस्त 1905 को देश में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के कॉमरेंस में शुरू करने के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर या जानकारी आपके लिए दे रहा हूँ, वो ये कि 2015 में पहली बार 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया गया। 2015 क्यों? क्योंकि 2015 में कंप्लीट हो रहे थे 110 वर्ष किसके? स्वदेशी आंदोलन के।
तो कुल मिलाकर के 2015 से हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहे हैं। अब इस आयोजन के संदर्भ में और पुरस्कार वितरण भी किया गया, तो जैसा कि उसके बारे में जो कुछ कुछ जानकारियां हैं। 7 अगस्त को ये प्रोग्राम किया गया। इसमें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का प्रोग्राम जो लखनऊ में हुआ, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संत कबीर राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किया। इसके अंतर्गत लगभग 61 हस्तशिल्पी, बुनकर एवं कारीगरों को सम्मानित किया गया विभिन्न श्रेणियों में। कुल मिलाकर के देखा जाए, जो 13 मंडल हैं उनके 39 बुनकरों को एक क्षेत्रीय 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 जो रीजनल लेवल का जो पुरस्कार वो दिया गया। अब यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, आप देख लीजिए। वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जो है, यहाँ पर जो है 39 बुनकरों को, वो 39 लोगों को दिया गया। इसमें बनारस के जो एक श्री जमालुद्दीन जी हैं, जिनको ब्रोकेट साड़ी के लिए दिया गया। अकील अहमद हैं, उनको, ये सीतापुर के हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, इनको भी जो है संत कबीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये तो राज्य स्तर पर रहा। इसकी आप इसके बारे में और आपको मैगजीन्स वगैरह में मिलेगा, वो भी आप देख लेंगे। इसी के साथ में ही संत कबीर पुरस्कार एक हथकरघा दिवस पर ही महामहिम राष्ट्रपति महोदय मुर्मू जी के द्वारा भी दिया गया, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले श्री शाह मोहम्मद अंसारी, इनका नाम याद रखिएगा, शाह मोहम्मद अंसारी, शाह मोहम्मद अंसारी जी को राष्ट्रीय स्तर पर, याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर शाह मोहम्मद अंसारी जी को जो है कबीर सम्मान दिया गया। और संत कबीर राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार जो है वो उसमें कई कैटेगरीज में दिया गया। तो अलग अलग कैटेगरीज में ब्रोकेट साड़ी के लिए जमालुद्दीन के बनारस को दिया गया, और अकील अहमद सीतापुर के थे, उनको दिया गया। कुल मिलाकर के इसके बारे में आप बेसिक जानकारी ले लेंगे। और यहाँ हमने हथकरघा दिवस के से जुड़े एक इमेज भी आपको दे दी है, साथ में डाटा भी है। उसमें ओवरऑल सब चीज़ें दी गई हैं कि भाई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जो हमने अभी आपको सब पूरा बताया वो सब इसमें आपको दिया गया है, इसको भी आप देख लेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे कि जब सम्मेलन हुआ, सम्मेलन में जैसा भी कि आप जानते हैं कि जो योगी बाबा हैं, योगी बाबा का भाई रहता है कि एक विजनरी आदमी है इस मामले में। ये मान लो जो चीज़ें हैं पॉलिटिकल वो अलग हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश में जो एक तरीके से कई इन्वेस्टमेंट के लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर, कई लेवल पर उत्तर प्रदेश ने अच्छी अचीवमेंट्स हासिल की है। तो उसी रेफरेंस में योगी जी के विज़न के आधार पर, या एक तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के विज़न के आधार पर कह सकते हैं कि हथकरघा उत्पादों पर को उन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट का विज़न है कि वैश्विक बाजार से जोड़ना। इसके लिए डिज़ाइन, तकनीक, पैकेजिंग, मार्केटिंग को मजबूत करने की बात कही गई, और सरकारी विभागों में हथकरघा उद्योगों की खरीद बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया। ठीक है, यह जो है इसके बारे में बेसिक है। और उपहार के रूप में प्रोत्साहित किया गया, हस्तशिल्प उत्पादों को गिफ्ट के रूप में दिया जाए। इस रूप में जो है उन्होंने कहा कि भाई जैसे आप गिफ्ट देते हैं, कुछ सामान देते हैं, कुछ सामान देते हैं, तो इससे बढ़िया जहाँ भी जाएं आप कुछ ऐसे हैंडमेड चीज़ें लेकर के जाएं, क्राफ्ट वाली चीज़ें लेकर के जाएं, जो लोगों को गिफ्ट के रूप में दें, ये कहा गया। अब इसी के साथ में खादी फैब्रिक के रेफरेंस में है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसकी क्या होती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपके बहुत ज़्यादा इसमें इतना डीप में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर भी मैंने यहाँ पर बता दिया कि जो जो चीज़ें हैं आप देख लेंगे कि पहले ड्राइंग एंड कॉम्बिंग होती है, उसके बाद रोविंग एंड स्पाइनिंग होती है, फिर डाइंग होती है। तो इस तरीके से इसके प्रोसेस हैं, वीइंग है, फिर उसके बाद स्टिचिंग है, ये सब जो है इसके प्रोसेस हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट क्या है तब ये देखिए। यहाँ पर जो ODOP से जो हैंडलूम है उसको जोड़ करके देखा जा रहा है, और ये खासकर ODOP को एक तरीके से प्रमोट कर रहा है। ODOP को हैंडलूम प्रमोट कर रहा है, और हैंडलूम को ODOP प्रमोट कर रहा है। कुल मिलाकर के दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। ODOP के माध्यम से जो ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग है, ये
हैंडलूम्स को या जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, क्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको उपलब्ध कराई जा रही है। और इसी के माध्यम से टेक्नोलॉजी और जो एक तरीके से आज की जो डिज़ाइंस हैं, मॉडर्न डिज़ाइंस हैं, उनसे जो है ये क्राफ्ट जो है उसको जोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ उत्तर प्रदेश से में खासकर हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े क्षेत्र हैं, उनके बारे में आप जान लीजिए। प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? एक वाराणसी, वहाँ पर साड़ी या ब्रोकेट का सामान है। भदोही में कालीन का सामान है। मऊ में हथकरघा उद्योग है। आजमगढ़ में वस्त्र हस्तशिल्प उद्योग है। ऐसे बाराबंकी में भी हथकरघा उद्योग, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, मिर्ज़ापुर, लखनऊ, इन सब में हथकरघा उद्योग जो है एक तरीके से हस्तशिल्प को ज़्यादा प्रमोट किया गया है। ये एक तरीके से हस्तशिल्प वाले मूल जो या मुख्य ज़िले हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। भदोही की कालीन उद्योग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, चूँकि ये एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुकी है। इसमें कालीन का यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जाता है। और इवन नई संसद भवन में जो कालीन लगी है वो भदोही की कालीन है। भदोही में एक एक्सपो सेंटर भी है। साथ ही वाराणसी में एक ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर भी स्थापित किया गया है। ये भदोही की कालीन के रेफरेंस में है। ये आप देख लेंगे, इस टाइप की भदोही की कालीन होती है। वैसे तो जो उत्तर प्रदेश के मूल बच्चे हैं वो तो जानते हैं, लेकिन और अगर बाहर के बच्चे हैं नहीं देखा है तो वो जो ये उत्तर प्रदेश की जो है भदोही की कालीन बहुत फेमस। इसके साथ में ही एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो जितना हथकरघा क्षेत्र है, हैंडलूम सेक्टर है, उसका 70% प्लस उसमें महिलाएं कार्यरत हैं। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो अगर महिलाओं को मिला है तो वो जो है हथकरघा उद्योग में, इधर एमएसएमई में मिला हुआ है। यहाँ पर डाटा भी दिया है, 72% इंडियंस वुमेन्स जो है इसमें कार्यरत हैं। पुरस्कार योजना के संदर्भ में जो श्रेणियां जब अभी हमने ऊपर बात की कि पुरस्कार के रेफरेंस में, तो पुरस्कार कई श्रेणियों में दिया जाता है, जिसमें साड़ी ब्रोकेड है, सूती दरी है, ऊनी दरी है, बेडशीट है, बेड कवर है, होम फिनिशिंग है। एक जो हमने संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार की बात की तो वो इन श्रेणियों में दिया था। कितनी श्रेणियाँ हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 श्रेणियों में दिया जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ये संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना के अंतर्गत एक और बहुत इम्पोर्टेंट योजना इसी के साथ चलाई गई है, वो है झलकारी बाई कोरी योजना। झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना जो है, इसके अंतर्गत भी जो हथकरघा क्षेत्र से जुड़े हुए जो बुनकर हैं उनको सहायता प्रदान की जाती है। और झलकारी बाई कोरी, जैसा कि आप जानते होंगे, झलकारी बाई कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी, उनकी सेनापति के रूप में इन्होंने काम किया था, वो ऐतिहासिक तथ्य है। उन्हीं के स्मृति में ये योजना चलाई गई। यहाँ ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे जो कि हमने ऊपर देखा भी था कि जो रीजनल लेवल पर है तो 13 जो मंडल हैं उनसे 39 बुनकरों को सम्मानित किया गया। जो प्रथम पुरस्कार दिया गया इसमें 20,000 का पुरस्कार था। ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ जो है हथकरघा उद्योग से संबंधित 5 जो MOUs हैं वो भी आपके मेमोरेंडम ऑफ ये साइन किए गए। ठीक है, इसी के साथ में एक तरीके से अगर हम पूरा डाटा देखें ओवरऑल, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो लखनऊ में मनाया गया, आयोजित किया गया इसका प्रोग्राम लोक भवन में, और संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार दिया गया। इसके अंतर्गत टोटल इतने कारीगरों को सम्मानित किया गया। और इसके साथ में ही जो है 13 जो हमारे कमिश्नरी हैं, मंडल हैं, उनसे जो है 39 बुनकरों को सम्मानित किया गया। 70% भागीदारी जो है वो महिलाओं की उत्तर प्रदेश में हस्तकरघा और हस्तशिल्प उद्योग में है। और इसके अंतर्गत जो 5 MOUs हैं वो साइन किए गए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये एक कुछ बेसिक जानकारियां थी करंट से रिलेटेड। और इससे ये मान के चलिए, अगर आप इस से रिलेटेड डाटा अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेते हैं
तो ये कुल मिलाकर के यहाँ से 2 या 3 प्रश्न आपको मिलने की संभावना है। जो ये इसको करंट इकोनॉमी भी में भी काउंट कर सकते हैं आप, या यूपी की एग्रीकल्चर में भी काउंट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का वीडियो है। जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो तो अच्छी बात है, इसको देख ही रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। और जो नए बच्चे हैं वो इससे जुड़ जाएं, और जिन बच्चों ने इसको बेल आइकन नहीं दबाया वो बेल आइकन इसका जो है टच कर लें, जिससे क्या होगा कि आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो रेगुलर मिलते रहेंगे। क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो आपका वीडियो मिस नहीं होगा। साथ ही साथ जो नए बच्चे हैं वो इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और इसको आप लोग जो भी, अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए, कुछ ऐसे सुझाव हैं या कुछ ऐसी बातें जो आप लोग सुझाव देना चाहते हैं या कुछ आप लोगों की डिमांड है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में बोल दिया रहे। आप उसके बाद उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे के वीडियोस आपके लिए वैसे बनाएंगे या उस टॉपिक पे बना दिया करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास अब हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।